हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके बीच जैक बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसी जनन स्वास्थ्य के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जन्म नियंत्रण की विधियाँ। और जन्म नियंत्रण की विधियाँ जो है वो 5 तरह की होती है, जिसमें पहला है प्राकृतिक विधि। इंग्लिश में बोले तो नेचुरल मेथड। इसके बाद दूसरा में है वो है रोध विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर मेथड। इसके बाद तीसरा है रासायनिक विधि, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल मेथड। इसके बाद चौथा है वो है अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IUD। इसका जो है फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। यूटेराइन डिवाइसेस। इसके बाद है पांचवा वो है शल्य क्रिया विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड। तो पहला स्टार्ट करते हैं वो है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि कह रहा है कि गर्भ निरोधन की वह विधि जिसमें प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए गर्भधारण से बचा जाता है। यानी कि प्राकृतिक विधि में जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए जो है वो गर्भधारण से बचा जाता है, जिसमें 3 चीज़ शामिल होती है। वो पहला है आवधिक संयम, इसके बाद दूसरा है वो है आंतरिक मैथुन, इसके बाद तीसरा जो है वो है स्तनपान अनावर्त। तो चलिए समझते हैं आवधिक संयम। आवधिक संयम में कह रहा है कि इस विधि में दंपति यानी कि कपल्स मासिक धर्म के 10वें से 17वें दिन तक संभोग से बचते हैं, जिससे गर्भधारण का खतरा नहीं रहता है। यानी कि इस विधि में जो है दंपति 10वें से 17वें दिन तक संभोग की क्रिया से बचते हैं, जिससे गर्भधारण का खतरा नहीं रहता है। इसके बाद दूसरा है वो है आंतरिक मैथुन। आंतरिक मैथुन में कह रहा है कि इस विधि में नर संभोग की क्रिया के अंत में वीर्य स्खलन से पहले अपने शिश्न को मादा योनि से बाहर निकाल लेता है। इससे वीर्य सेचन नहीं होता है तथा गर्भधारण का खतरा नहीं रहता है। कहने का मतलब कि कोई भी जैसे कोई भी नर अगर है वो संभोग की क्रिया में शामिल हो रहा है तो उससे जो है वीर्य स्खलन होगा, लेकिन वीर्य स्खलन से पहले जो है वो अपने शिश्न को मादा के योनि से बाहर निकाल लेता है, जिससे शुक्राणु जो है वो बाहर निकालता है। इससे वीर्य सेचन नहीं होता है, क्योंकि अगर शुक्राणु जो है वो मादा के जो है गर्भाशय से गति करते हुए अगर एम्पुला तक नहीं जाएगा तो वहाँ निषेचन नहीं होगा। और जिससे अगर जो शुक्राणु जो है वो अगर मादा की योनि से बाहर अगर निकाल दिया जाएगा तो वीर्य सेचन नहीं होगा, जिससे गर्भधारण का खतरा नहीं रहेगा। और तीसरा है वो है स्तनपान अनावर्त। स्तनपान अनावर्त कहने का मतलब कि स्त्री द्वारा प्रसव के बाद अपने शिशु को लगातार स्तनपान के कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है। जैसे अगर कोई भी जो है स्त्री है अपने बच्चे को लगातार जो है स्तनपान करा रही है तो वहाँ उस स्त्री को जो है वो अंडोत्सर्ग की क्रिया उस समय तक नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक शर्त लागू होता है कि अगर कोई भी स्त्री जो है अपने शिशु को लगातार जो है स्तनपान करा रही है तो तब तक स्तनपान करा रही है जब तक कि वो बच्चा जो है किसी भोजन पर आश्रित नहीं हो जाता है, या वह बच्चा की कोई भी भोजन नहीं करता हो, सिर्फ माँ के दूध से ही जो है वो पल रही है या बढ़ रही है। और इसी में है कि इस समय संभोग की क्रिया सुरक्षित होती है। यानी कि जब अंडोत्सर्ग की क्रिया ही नहीं होगा तो वहाँ जो है निषेचन की क्रिया एकदम नहीं होगा, जिससे कि है संभोग की क्रिया सुरक्षित मानी जाती है, जिससे गर्भधारण का खतरा नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है प्राकृतिक विधि खत्म होता है। इसके दूसरा जो है वो है रोध विधि। रोध विधि क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गर्भ निरोधन की वह विधि जिसमें विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करते हुए मादा शरीर में शुक्राणु के प्रवेश को रोका जाता है, उसे रोध विधि कहते हैं।
यानी कि यह एक ऐसा विधि है जिसमें विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करके जो है शुक्राणु को मादा के शरीर में प्रवेश करने से रोका जाता है, उसे ही बोलते हैं रोध विधि। तो रोध विधि को जो है हमने 2 भागों में बांट दिया है, पहला में कॉन्डोम और दूसरा में डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी और वाल्ट। और कॉन्डोम एक ऐसा शब्द है अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो सुनेगा तो बहुत हंसता है, क्योंकि वो इसके बारे में ना तो जान रहा है न ही इसके बारे में कुछ उसका कार्य पता है, न ये है क्या दरअसल उसको पता नहीं रहता है, इसलिए उसको हंसी का पात्र लगता है कॉन्डोम। तो कॉन्डोम जो है वो होता है, यह लचीले तथा तन या रबर की बनी थैलीनुमा संरचना है जो पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। यानी कि कॉन्डोम जो है वो लचीले तथा तन या रबर की बनी हुई यह जो है थैलीनुमा संरचना है, जो यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध होता है। यानी कि कॉन्डोम जो है वो पुरुष और स्त्री दोनों उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए उपलब्ध है। तो कॉन्डोम का जो कार्य होता है वो होता है यह बाह्य जननांग को ढकने का कार्य करता है। यानी कि ये जो है पुरुष को भी बाह्य जननांग को ढकने का कार्य करेगा और स्त्री का भी जो है बाह्य जननांग को ढकने का कार्य करेगा। और दूसरे भाग में जो हम बांटे थे वो था डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी, इसके बाद वॉल्ट। ये तीनों जो है तीनों लगभग सिमिलियर ही होते हैं। सिमिलियर इसलिए होते हैं कि ये जो है गर्भाशय ग्रीवा को ढकने का ही कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों है क्या। तो ये सभी युक्तियाँ यानी कि डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी और वॉल्ट, ये सभी युक्तियाँ गर्भाशय ग्रीवा को ढकने का कार्य करती है। यानी कि गर्भाशय ग्रीवा को ढकने से क्या होगा कि इससे शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है। यानी कि अगर गर्भाशय ग्रीवा को ही ढक दिया जाएगा तो शुक्राणु जो है वो मादा के गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिससे कि वो गर्भ निरोधन से खतरा से जो होता है वो बाहर होता है। और तीसरा जो है वो है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गर्भ निरोधन की वह विधि जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का बना हुआ विभिन्न प्रकार के पदार्थों को विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें सम्मिलित रूप से रासायनिक विधि कहा जाता है। जैसे कि गर्भ निरोधन की वह विधि जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, ये सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का ही बना होना चाहिए, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ को विभिन्न माध्यमों द्वारा लिया जाता है। विभिन्न माध्यमों द्वारा लिया जाने का मतलब कि ये जो है दवाइयाँ का रूप में भी लिया जाता है, इसके बाद जो है इंजेक्शन के रूप में भी लिया जाता है, इसके बाद क्रीम के भी रूप में लिया जाता है और अंतर्रोग के भी रूप में लिया जाता है। तो विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें सम्मिलित रूप से रासायनिक विधि कहते हैं। यानी कि दवाइयाँ हैं, इसके बाद इंजेक्शन है, इसके बाद क्रीम है, इसके बाद जो है अंतरोग है, यानी कि चारों को मिला करके ही इसे रासायनिक विधि कहा जाता है। तो रासायनिक विधि में हम पहला देखते हैं वो दवाइयाँ जो है यह महिलाओं द्वारा लिया जाता है, और महिलाओं द्वारा जो लिया जाता है वो प्रतिदिन भी लिया जाता है, सप्ताह में भी लिया जाता है, इसके बाद जो है संभोग के बाद भी लिया जाता है। और ये संभोग के बाद कब कह रहा है? यह असुरक्षित संभोग के बाद बोला जा रहा है। तो प्रतिदिन का जो इस रासायनिक विधि में जो दवाइयाँ प्रतिदिन लिया जाता है उसका एग्जाम्पल है माला एन और माला डी। ये जो है माला एन और माला डी। इसके बाद दूसरा बोल रहा है वो है साप्ताहिक, और साप्ताहिक जो लिया जाता है उसका नाम है वो है सहेली। और ये जो है असुरक्षित संभोग के बाद अनवांटेड 72, इसका एग्जाम्पल है अनवांटेड 72 जो दवाइयाँ का नाम है। और अनवांटेड 72 जो है ये 72 घंटा से पहले ही अगर इसको यूज में ला दिया गया, जैसे अगर असुरक्षित जो है संभोग हो गया है और उसमें जो है 72 घंटा से पहले अगर इस दवाई का उपयोग जो है हो जाएगा तो गर्भधारण का खतरा से आप दूर हो जाएंगे। इसके बाद आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन जो है यह भी महिलाओं द्वारा ही लिया जाता है, जो 3 माह में भी लिया जाता है और 6 माह के लिए भी लिया जाता है। यानी कि इंजेक्शन जो है वो 3 माह के लिए भी लिया जाता है और 6 माह के लिए भी लिया जाता है। और जो 3 माह के लिए लिया जाता है उसका एग्जाम्पल है डिपो-प्रोवेरा। डिपो-प्रोवेरा एक इंजेक्शन है जो गर्भ निरोधन के लिए 3 महीना तक कार्य करता है। इसके बाद है अंतरा, यानी कि ये डिपो-प्रोवेरा, इसके बाद
अंतरा, ये दोनों जो है गर्भ निरोधन से छुटकारा पाने के 3 महीने के छुटकारा पाने के लिए जो ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन के रूप में। और जो 6 माह तक जो गर्भ निरोधन को जो है 6 माह तक रोकना चाहते हैं उनके लिए जो है वो है LNGB। और LNGB जो है वो अभी इंडिया में जो है वो नहीं बन पाया है, क्योंकि ये जो है बहुत विकसित देश में ही उपलब्ध हो पाए हैं, अभी इंडिया में ये नहीं है। और तीसरा है वो है क्रीम। क्रीम में क्या है कि यह संभोग से पहले मादा योनि में प्रवेश करा दिया जाता है जो शुक्राणु को नष्ट करता है। यानी कि क्रीम क्या होता है, क्रीम जो है मादा योनि में जो है पहले से ही यानी कि संभोग से पहले ही जो है मादा की योनि में प्रवेश करा दिया जाता है। जो अगर संभोग की क्रिया होगा उससे वीर्य स्खलन अगर मादा के योनि में ही हो जाएगा तो वो जो है क्रीम अगर मादा की योनि में पहले ही प्रवेश करा दिया जाएगा तो वो जो है शुक्राणु को नष्ट करता है, जिसका एग्जाम्पल है नोबेल 9। नोबेल 9 जो है वो एक क्रीम का एग्जाम्पल है जो गर्भ निरोधन के रूप में लिया जाता है। इसके बाद आता है अंतर्रूप। अंतर्रूप क्या कह रहा है कि यह माचिस के तीली के आकार की संरचना है। अंतर्रूप जो होता है वह माचिस के तीली के आकार की संरचना है जिसे मादा के त्वचा के अंदर यानी कि मादा के जो त्वचा होता है उसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। और अंतर्रूप जो है मादा के त्वचा के अंदर प्रवेश कराने से जो भी है वो गर्भ निरोधन का खतरा नहीं रहता है। और अगला देखेंगे वो है अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। ये क्या कह रहा है कि वे युक्तियाँ जिन्हें गर्भ निरोधन के लिए गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है उन्हें सम्मिलित रूप से IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, हिंदी में अंतःगर्भाशय युक्तियाँ कहते हैं। यहाँ जो है बोला है कि गर्भ निरोधन के लिए गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है। प्रत्यारोपित करना यानी कि उस जगह पे बैठाना, इससे जो है शुक्राणु मादा गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यानी कि यहाँ जो है कि गर्भ निरोधन के लिए जो गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित किया जा रहा है जो युक्तियाँ, उससे शुक्राणु मादा गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसमें जो है वो IUD के प्रकार, IUD के प्रकार कहने का मतलब कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के प्रकार यानी कि अंतः गर्भाशय युक्तियाँ के प्रकार। इसमें प्रकार जो है वो 3 तरह का होता है। यानी कि यहाँ जो बोला गया है कि वे युक्तियाँ जिन्हें गर्भ निरोधन के लिए गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है, यही युक्तियाँ जो है यहाँ 3 प्रकार के हैं। पहला है वो औषधि रहित IUD यानी कि औषधि रहित जो है अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, और दूसरा है वो तांबा मोचक अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, और तीसरा जो है वो है हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। तो पहला देखते हैं औषधि रहित अंतःगर्भाशय युक्तियाँ यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसका जो एग्जाम्पल है यानी कि औषधि रहित IUD का जो है एग्जाम्पल वो है लाइप्स लूप। लाइप्स लूप जो है ये औषधि रहित IUD का जो है एग्जाम्पल है। और दूसरा है वो है तांबा मोचक IUD। इसका एग्जाम्पल जो पहला होता है वो होता है कॉपर टी, और दूसरा है वो है कॉपर 7, और तीसरा जो है वो है मल्टीलोड 375 यानी कि ये जो है मल्टीलोड 375। और तीसरा है वो है हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, जिसमें पहला एग्जाम्पल है वो है प्रोजेस्टा सर्ट यानी कि पहला है ये है प्रोजेस्टा सर्ट, और दूसरा जो है वो है LNG-20। इसी प्रकार हम देखेंगे पंचवा वो शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि क्या कह रहा है कि गर्भ निरोधन की वह विधि जिसमें नर अथवा मादा के सहायक नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे युग्मकों का स्थानांतरण बाधित हो जाता है, जिससे निषेचन तथा गर्भधारण का खतरा नहीं रहता है, उसे शल्य क्रिया विधि कहते हैं। अब समझिए, शल्य क्रिया विधि कहने का मतलब है कि नर अथवा मादा के सहायक नलिका यानी कि नर और मादा दोनों को जो भी सहायक नलिका होता है वही सहायक नलिका को काट करके बांध देना ही जो है शल्य क्रिया विधि कहलाता है। और शल्य क्रिया विधि जो है वो गर्भ निरोधन की अस्थायी रूप है। जैसे शल्य क्रिया विधि जो होता है वो नर में भी होता है और मादा में भी होता है। नर में जो शल्य क्रिया विधि होता है उसको बोलते हैं शुक्रवायु को छेदन,
इंग्लिश में बोलते हैं वैसोक्टोमी, वैसोक्टोमी बोलते हैं। इसके बाद मादा में जो होता है शल्यक्रिया विधि उसको बोलते हैं नलिकोछेदन यानी कि ट्यूबोक्टेमी, ट्यूबोक्टोमी बोलते हैं। और यहाँ इसको हम अलग अलग करके देखें, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है ये है शुक्रवाहक और यहाँ से यहाँ तक है कोछेदन, यानी कि शुक्रवाहक और कोछेदन का मतलब होता है काटकर बंधना, यानी कि शुक्रवाहक को काटकर बांधना ही शुक्रवाही कोछेदन कहलाता है। और शुक्रवाही कोछेदन का जो होता है वो फायदा ये होता है कि शुक्राणु जो होता है नर शरीर से नहीं निकल पाता है, यानी कि शुक्राणु जो जहाँ बना वहीं रहता है या और जो है शरीर से वो बाहर नहीं निकल पाता है। और मादा में जो है शल्यक्रिया विधि बोलते हैं उसको बोलते हैं नलिकोछेदन, ट्यूबेक्टोमी। नलिका यहाँ जो है ये जो नलिका किस नलिका का बात कर रहा है, तो ये अंडवाहिनी नलिका का बात कर रहा है। और यहाँ कोछेदन का मतलब होता ही है काटकर बांध देना, यानी कि अंडवाहिनी नलिका को काट कर बांधना ही जो है वो नलिकोछेदन कहलाता है। और नलिकोछेदन का फायदा जो होता है वो होता है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो पाती है। नलिकोछेदन अगर हो गया यानी कि अंडवाहिनी नलिका को अगर काट करके बांध दिया गया तो वहाँ से जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो पाती है। उसी प्रकार जो है शुक्रवाही कोछेदन जो है शुक्रवाहक को अगर काट करके बांध दिया जाता है तो यहाँ से शुक्राणु नर शरीर से नहीं निकल पाता है और यहाँ जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया यानी कि मादा शरीर में नहीं हो पाता है। और इसके बाद जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि एमटीपी क्या होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।